हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपने द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS के आगे के प्रोविजंस के बारे में जानेंगे। तो इसके पहले मैंने 8 क्लासेस ले चुकी हैं, तो आई सजेस्ट यू ऑल कि आप उसको पहले एक बार रेफ़र कर लीजिएगा कि मतलब फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है अभी तक के हमारे प्रोविजंस में। ठीक है, तो आज हमको स्टार्ट करना है इन्वेस्टिगेशन की, यानी 175। हमने पिछली क्लास में FIR क्या होती है और उसके पहले के जो भी सेक्शंस हैं, थोड़ा बहुत जो मिसलेनियस होते हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप उस क्लास को और मतलब जो सारी क्लासेस हैं यानी 1 से लेकर 8 क्लास तक आप अगर उसको देख लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत मतलब अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या कैसे करना है, क्या कैसे पढ़ना है। तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो। और आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फिर से BNSS का, और ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजंस को अपने कवर कर लें। और हाँ, एक बात और कि मैंने अपने चैनल में BNS और BSA यानी भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोनों ही पूरा कवर कर लिया है। तो अगर आपको वो भी पढ़ना है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और की प्रोविजंस यानी बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको समझाया है बेरेट के हिसाब से, तो आप उसको भी जाके एक बार रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर अब स्टार्ट करते हैं हमारा BNSS। तो सबसे पहले इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। तो इंट्रोडक्शन में वही चीज़ जो हमेशा होती है, मतलब जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये हमारा आया है CRPC को रिपील करके। CRPC जो कि हमारा 1973 का लॉ था और क्रिमिनल प्रोसीजर था। इसमें सारे प्रोसीजरल लॉ थे हमारे, है ना, कि मतलब ऑफेंस को क्या कहते हैं, पुलिस ऑफिसर के सामने ले जाने के बाद से जजमेंट तक, और जजमेंट के बाद भी जो चीज़ें होती हैं, लाइक अपील हो गई, रेफरेंस हो गया, रिव्यू हो गया, सॉरी रिव्यू तो नहीं होता इसमें, रेफरेंस हो गया या रिवीजन हो गया, सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं, क्या कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम हमारे इस अधिनियम में यानी इस लॉ में हम पढ़ते हैं। उसके अलावा जो इसका इन्फोर्समेंट डेट है वो 1 जुलाई 2024 है। ये तो नॉर्मली ये सबको याद है, लेकिन पूछा भी जाता है अलग से हटके। जैसे प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला था, तो वो हमको मिला था सॉरी 25 दिसंबर 2023 में। ठीक है, तो ये दोनों डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी या पूछी जाती है अभी तक जहाँ भी हमारा नया लॉ आया है। तो आई होप कि आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा चेंजेस के बारे में अगर हम बात करें तो हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि काफ़ी चेंज हुआ है। मतलब सेक्शन वाइज तो उतना नहीं चेंज हुआ है, लेकिन हाँ प्रोविजंस में काफ़ी चेंज हुए हैं। लाइक टाइम ड्यूरेशन कहीं कहीं बढ़ा दिया गया है कहीं घटाया गया है। तो कई सारे इसमें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल रिकॉर्ड के जो होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो हाँ, थोड़े मोड़े तो चेंज हुए हैं, तो उसको हम साथ साथ में पढ़ते चलेंगे। और मतलब मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमने हमारे पिछले क्लास में FIR जान लिया था क्या होता है। वही कि जो FIR होता है वो हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस का एक इन्फॉर्मेशन होता है जो कि पुलिस ऑफिसर के सामने मतलब पुलिस ऑफिसर के द्वारा लॉन्च किया जाता है। मतलब जो भी विक्टिम है या विक्टिम के बिहाफ पे कोई सा भी पर्सन जिसको इन्फॉर्मेशन मिली है कि हाँ यहाँ पे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या होने वाला है, ऐसे कंडीशन में वो पुलिस ऑफिसर यानी पुलिस स्टेशन में जाके क्या करते हैं, FIR को लॉन्च करते हैं। FIR की जैसा कि हम जानते हैं कि FIR की डेफिनेशन नहीं दी हुई है, हमारे CRPC में भी नहीं दी हुई थी और हमारे BNSS में भी हमारा FIR की कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है। बस यहाँ पे ये बताया गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्फॉर्मेशन जब हम पुलिस ऑफिसर को देते हैं तो ये ही एक FIR होती है, यानी FIR का मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। इसके अलावा हमारे जो 173 में एक चीज़ और इंक्लूड हुई है जो कि हमारे 154 ऑफ द CRPC में नहीं था, वो है हमारा ज़ीरो FIR। तो ज़ीरो FIR मैंने आपको बताया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, यानी इसमें जब एरिया से रिलेटेड यहाँ पे ये चीज़ें डाल दी गई हैं कि एरिया की कोई मायने नहीं रहेगा, जहाँ कहीं पे भी मतलब ऑफेंस हुआ हो आप कहीं पे भी उसका रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। तो ये एक ज़ीरो FIR में आता है जो कि पहले CRPC में नहीं दिया हुआ था, लेकिन अब ये हमारे BNS में एक्सप्रेसली मतलब लिख दिया गया है। तो अब हम बोल सकते हैं कि ज़ीरो FIR के बारे में हमारा BNSS बात करता है। फिर उसके बाद हमने 174 में ये जाना कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस के इन्फॉर्मेशन को कैसे मतलब लॉन्च किया जाता है।
तो उसको भी पुलिस ऑफिसर को भाई कोई सा भी इंफॉर्मेशन होगा तो इंसान पहले यही उसकी कोशिश रहती है कि वो पुलिस ऑफिसर को दे। तो पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल है तो वो एज एन FIR उसको लॉन्च करेगा, लेकिन अगर वो नॉन कॉग्निजेबल है तो वो नॉन कॉग्निजेबल यानी NCR की तरह उसको लॉन्च करेगा, और उसको जो मतलब विक्टिम होगा या जो कंप्लेनेंट होगा उसको मजिस्ट्रेट के सामने रिफ़र कर देगा, मतलब रिफ़र कर देगा कि मजिस्ट्रेट के सामने, अब मजिस्ट्रेट उसका आगे का अपना ट्रायल इंक्वायरी वगैरह करेंगे उस पर। फिर आप ये तो हो गया पुराना, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने आपको पुराने वाली क्लास में ऑलरेडी सब बता चुकी हैं। तो आज हमको पढ़ना था हमारा इन्वेस्टिगेशन, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन से। तो सेक्शन 175 जो बात करता है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस, ये हमारा 156 CRPC में दिया हुआ था और अब ये हमारा 175 में आ गया है। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन की पावर अगर पूछी जाती है, कई बार एग्जाम्स में ये कंफ्यूज करने के लिए भी पूछा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन की पावर क्या मजिस्ट्रेट के पास है, इन्वेस्टिगेशन की पावर क्या सिर्फ पुलिस ऑफिसर के पास होती है या फिर कोर्ट के पास भी होती है, यानी किसके किसके पास होती है। तो सीधी सी बात है कि इन्वेस्टिगेशन की जो पावर्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस ऑफिसर के पास होती हैं और किसी के पास नहीं होती हैं। अगर मजिस्ट्रेट सेम वही, अगर वो उनको एविडेंस कलेक्ट करना है या देखना है कुछ भी, तो वो चीज़ें इंक्वायरी के तहत होंगी। बाकी कोर्ट तो अपना ट्रायल चलाएगा, है ना, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसकी पावर सिर्फ पुलिस ऑफिसर के पास होती है। और इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, वही कि ऑफेंस में जितने भी एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करना, मतलब कहाँ पे क्या कैसे घटित हुआ, या बहुत ज़्यादा स्पॉट ऑन द स्पॉट जो जहाँ पे मान लो मर्डर केस है तो उस मर्डर केस में अगल बगल क्या चीज़ें रखी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, है ना, कभी किसी का कपड़ा मिलता है, कभी किसी का बाल मिल जाता है, ये सारी चीज़ें जो है ये सब इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। अब इन्वेस्टिगेशन की पावर हमारा पुलिस ऑफिसर के पास होती है, यहाँ पे बताया गया है कॉग्निजेबल केस में, ठीक है। तो एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विदाउट द वारंट ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ऑफिसर होंगे मतलब पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज होंगे वो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी भी कॉग्निजेबल केस में अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं मतलब अगर आप कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि जो कॉग्निजेबल केस होते हैं उसमें पुलिस ऑफिसर को ये मतलब ये उनको पावर्स होती हैं कि उनको मजिस्ट्रेट से किसी भी प्रकार का परमिशन नहीं लेना है। वो मतलब आप खुद से ही अपना जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उनको पता है कि भाई यहाँ पे मर्डर हुआ है, यहाँ पे किडनैपिंग हुई है, या यहाँ पे किसी प्रकार का डकैती वगैरह हुआ है, तो उस चीज़ के लिए उनको मजिस्ट्रेट के सामने पहले नहीं जाना पड़ेगा, वो पहले से ही अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो वही हमारा 175 का 1 बोल रहा है। अब यहाँ पे प्रोवाइजो हमारा न्यूली ऐड हुआ है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट कंसीडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SP मे रिक्वायर द डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द केस। तो यहाँ पे SP का एक मतलब यहाँ पे अथॉरिटी बताई गई है। SP के पावर्स के बारे में एक तरफ से बोला जाए तो बताया गया है कि मान लो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है और बहुत तगड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा हीनियस वो ऑफेंस है जिसका नेचर और ग्रेविटी दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई लेवल है। तो ऐसी कंडीशन में जो SP होंगे यानी जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे वो रिक्वायर कर सकते हैं, यानी DSP को एक तरफ से वो जो उनके सब ऑर्डिनेट होंगे उनको वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप इस केस में इन्वेस्टिगेशन करिए, मतलब पूरे अच्छे से देख रेख के साथ, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रोवाइजो के बारे में बताया गया है। अब 175 के सबसेक्शन नंबर 2 में क्या बताया गया है कि नो प्रोसीडिंग ऑफ द पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस shall at any stage be called in question on the ground that the case officer was not important। तो इसमें एक तरफ से इम्यूनिटी दी हुई है पुलिस ऑफिसर को कि पुलिस ऑफिसर जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा ये चीज़ें कहीं भी क्वेश्चन में नहीं आएंगी, मतलब ये चीज़ें को ये इन चीज़ों को लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते हो कि मतलब ये पुलिस ऑफिसर के ज्यूरिडिक्शन में ये केस नहीं था फिर भी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, तो ऐसी चीज़ें नहीं है। हम 0 FIR के बारे में पहले ही समझ चुके हैं। तो उसी के आधार पे ये भी एक तरफ से पुलिस ऑफिसर को इम्यूनिटी दी हुई है कि वो अपने ज्यूरिडिक्शन के बियॉन्ड जाके या मतलब जितनी उनकी पावर है उसके भी वो बियॉन्ड जाके
अगर उनको ज़रूरत पड़ रही है किसी भी इन्वेस्टिगेशन में तो वो चीज़ें कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सबसेक्शन नंबर 2। अब 3 में क्या बोला जा रहा है, 3 हम पहले से जानते हैं, 156(3) के नाम से हम जानते थे, नॉर्मली बोला भी जाता है हमारे कोर्ट्स वगैरह में कि ठीक है अगर तुमको 154 में नहीं हुआ तो 156(3) में चले जाओ, है ना। तो जो प्रैक्टिसिंग लॉयर होंगे वो जानते ही होंगे। इसके अलावा जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भाई उनका तो बेयर एक्ट ही है, ठीक है। तो 156(3) जो कि अब 175(3) हो गया है, इसमें यही बोला गया है कि एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर 210, तो यहाँ पे 210 जो है वो हमारा कॉग्निजेंस से रिलेटेड बातें कर रहा है, जो कि सेक्शन 190 ऑफ द CRPC में दिया हुआ था। तो एनी मजिस्ट्रेट जो कि कॉग्निजेंस लेने के लिए वहाँ पे एम्पावर है, मतलब उनको अथॉरिटी है कि वो किसी भी केस में कॉग्निजेंस ले सकते हैं। आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट मेड अंडर सबसेक्शन 4 of 173 and after making such inquiry as he thinks necessary and submission made in regard by police officer order such an investigation as above mentioned। तो यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होंगे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, यानी वो डायरेक्ट कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर को। अगर पुलिस ऑफिसर मना कर रहे हैं या रिफ्यूज़ कर रहे हैं या एक तरफ से इग्नोर कर रहे हैं कह सकते हैं यहाँ पे, तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशंस आती हैं तो मजिस्ट्रेट के सामने अगर एप्लीकेशन ले जाया जाता है तो मजिस्ट्रेट जो है वो इंक्वायरी करके पुलिस ऑफिसर को ये डायरेक्ट करती है कि भाई आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करो। तो ये हो गया हमारा सबसेक्शन 3। अब तो सबसेक्शन 4 ये हमारा न्यूली एडेड है, तो भाई न्यू है तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट है तो इसमें क्या बोला गया है, एनी मजिस्ट्रेट, देखो जहाँ पे एनी लिखा हुआ है ना ये भी अब इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जहाँ पे जैसे JMFC लिखा रहता था, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास था, है ना। तो अथॉरिटीज़ का भी आप काफ़ी ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे पूछ लेंगे कि 175 में मजिस्ट्रेट की जो वर्ड यूज़ किया गया है वो कौन से मजिस्ट्रेट है, एनी मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की बात की गई है, सेकंड क्लास की बात की गई है, या फिर CJM की बात की गई है। तो इन सब का जो मतलब कीवर्ड्स होते हैं इसको आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो सबसेक्शन नंबर 4 यहाँ पे न्यूली एडेड है। इसमें क्या बोला गया है कि एनी मजिस्ट्रेट यानी कोई भी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो कि 210 सेक्शन नंबर 210 में कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर है अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। यानी यहाँ पे कंप्लेंट उनको रिसीव हो रही है किसके अगेंस्ट में, पब्लिक सर्वेंट, किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में उनको कंप्लेंट रिसीव हो रही है, अराइजिंग इन कोर्स ऑफ द डिस्चार्ज ऑफिशियल ड्यूटीज ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे अगर किसी भी मजिस्ट्रेट को कंप्लेन यहाँ पे आ रही है किसी भी अदर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, यानी वही चीज़ कि कोई अपना ड्यूटी नहीं अच्छे से निभा रहा है, तो भाई ड्यूटी नहीं अच्छे से अगर कोई भी अपना डिस्चार्ज करेगा तो कोई भी पर्सन का ये राइट होता है कि वो उनके खिलाफ जाके कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो अगर ऐसी कंप्लेन मजिस्ट्रेट के पास आई है तो मजिस्ट्रेट इस मतलब सिचुएशन में ऑर्डर करने के लिए बोल सकते हैं, जो कि सब्जेक्ट टू होगा रिसीविंग अ रिपोर्ट कंटेनिंग फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इंसिडेंट फ्रॉम द ऑफिसर सुपीरियर टू हिम, यानी जो भी रिपोर्ट्स होंगी वो जो मतलब जिनके खिलाफ यहाँ पे कंप्लेंट दायर की गई है उनके सुपीरियर ऑफिसर को यहाँ पे उनको मतलब रिपोर्ट लेना होगा या उनको देखना वेखना होगा ये सब। और बी में क्या बोला गया है कि आफ्टर कंसिडरिंग ऑफ द असर्शन मेड बाय द पब्लिक सर्वेंट एज टू द सिचुएशन दैट लेड टू द इंसिडेंट सो एलिजेड। तो यहाँ पे वही है कि आफ्टर कंसिडरिंग यानी असर्शन मतलब ऑडियो अल्ट्रम पार्टम सीधा सीधा कि पब्लिक सर्वेंट की भी बात यहाँ पे सुनी जाएगी कि भाई कैसा कैसा इंसिडेंट था, कैसा कैसा यहाँ पे मतलब सिचुएशंस अराइज हुए जिससे आपके खिलाफ यहाँ पे कंप्लेन हुई है। तो वही ऑडियो अल्ट्रम पार्टम का मतलब होता है कि हियर द बोथ साइड, यानी दोनों साइड को यहाँ पे सुना जाएगा। तो ये हमारा एक न्यूली एडेड था, जो कि एक तरफ से बोला जाए तो पब्लिक सर्वेंट की कमर कसने के लिए है आई थिंक। तो अब हम आते हैं हमारे सेक्शन नंबर 176 में, जो बात करता है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर कैसे कैसे फॉलो किया जाएगा बाय द पुलिस ऑफिसर ऑफ कोर्स। तो वो सारी प्रोसीजर्स हमको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, सेक्शन 176 में, जो कि 157 ऑफ द CRPC था।
तो अब इसको स्टार्ट करते हैं और इसे ही हम दूसरे रूप में या दूसरे नाम में अक्रेंस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। तो प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन सेम टू सेम वही जो हमारा सीआरपीसी में था वही है, बस कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, तो उसको एक बार मार्क कर लीजिएगा। लाइक यहाँ पे पहला क्या बोला जा रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन या फिर अदरवाइज का स्कोप बहुत बड़ा है। अदरवाइज में कंप्लेन आ जाता है या एनसीआर आ जाता है या मतलब किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो कि एफआईआर नहीं है वो आ जाती है, तो वो अदरवाइज में इंक्लूड हो जाएगा। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन उनको ये सस्पेक्ट होता है कि हाँ मतलब कमीशन यहाँ पे जो कॉग्निजेबल कमीशन ऑफेंस हुआ है वो घटित हुआ है, तो ऐसे में वो क्या करेंगे, टू इन्वेस्टिगेट एंड ही शैल फोर्थविथ सेंड अ रिपोर्ट ऑफ द सेम टू द मजिस्ट्रेट, यानी वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और सेम जो रिपोर्ट वो बनाएंगे वो किसको सेंड करेंगे, मजिस्ट्रेट को सेंड करेंगे जो कि एम्पावर होंगे उस केस के ऊपर कॉग्निजेंस लेने के लिए, उस पुलिस रिपोर्ट के ऊपर कॉग्निजेंस लेने के लिए जो भी एम्पावर मजिस्ट्रेट होंगे उनको तुरंत वो रिपोर्ट भेजी जाएगी। एंड शैल प्रोसीड इन पर्सन और शैल डिप्यूट वन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स नॉट बीइंग बिलो द रैंक ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे रैंक नहीं बताई गई है, बस ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जिनको रिकमेंड करेगी वो होंगे टू द स्पॉट टू प्रोसीड टू द स्पॉट टू इन्वेस्टिगेट, यानी स्पॉट पे जाइए, फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस का इन्वेस्टिगेट करिए और अगर नेसेसरी लगे, अगर ज़रूरत हो तो मतलब डिस्कवरी करने के लिए जो भी ज़रूरत हो, जो भी मेजर्स की ज़रूरत हो आप उसका यूज़ करिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ऑफेंडर का जो अरेस्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, यानी ऑफेंडर को पकड़ना भी ज़रूरी है, नहीं तो वो फर्दर यहाँ पे ऑफेंसेस करता रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ऑफेंडर को भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब प्रोवाइजो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि व्हेन इंफॉर्मेशन as to the commission of any offense is given against any person by name in case not of serious nature, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन मिली है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट मिली है जो कि जिस ऑफेंस के बारे में यहाँ बात की जा रही है वो किसी भी सीरियस नेचर का नहीं है, तब तो यहाँ पे द ऑफिसर इंचार्ज जो होगा, यानी जो पुलिस ऑफिसर होंगे पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज होंगे, नीड नॉट प्रोसीड इन पर्सन और डिप्यूट सब ऑर्डिनेट ऑफिसर टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट। तो भाई सीरियस नेचर नहीं है, तो ऐसी कोई कंडीशन भी वहाँ नहीं है, ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस भी नहीं है कि जो पर्सन है वो भाग जा रहा है या बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम कर लिया है, तो ऐसे में जो इंचार्ज होंगे उनको नीड नहीं होगा कि वो प्रोसीड करें, यानी अपने सब ऑर्डिनेट ऑफिसर को भेजें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑन द स्पॉट। मतलब ऑन द स्पॉट का मतलब है कि जहाँ पे वो क्राइम घटित हुआ हो। अब भी यहाँ पे बात करता है कि अगर ये पाया जाता है कि देयर इज़ नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग ऑन एन इन्वेस्टिगेशन ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं मिला है उस व्यक्ति के खिलाफ कि भाई इसने कोई ऑफेंस किया भी है कि नहीं किया है। अगर कोई सफिशिएंट ग्राउंड मिला ही नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर एंट्री ली जाए, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा कि इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों की बात कर रहा है, ठीक। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है कि ये कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। जाहिर मतलब इन्वेस्टिगेशन तो दोनों ही केस में हो सकता है, तो वही चीज़ यहाँ पे इतना समझ के चलिएगा कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ही कंडीशंस में यहाँ बता रहे हैं। अब प्रोवाइजो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप। तो यहाँ पे रेप ऑफेंस के बारे में बताया जा रहा है कि उनका स्टेटमेंट कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, जो विक्टिम होंगे उनका स्टेटमेंट कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा। वो कहाँ पे, एट द रेजिडेंस ऑफ विक्टिम,
यानी जहाँ पे वो विक्टिम रह रही हैं उनके रेजिडेंस में वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, या फिर कोई ऐसा प्लेस जो कि उनकी चॉइस का हो जहाँ पे वो अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रही हो, वहाँ पे उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा, ये इंश्योर किया जाएगा कि कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर ही हो जिनके द्वारा वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स और गार्जियंस और नियर रिलेटिव्स। मतलब एक तरफ से पूरा यहाँ पे जो कंफर्टेबल वाला जो इन्वायरमेंट होगा वो पूरी तरह से यहाँ पे देखा जाएगा कि किसी भी प्रकार का मतलब डर, सहम, ये सारी चीज़ें विक्टिम के साथ ना हो। इसके बाद इसमें जो एक नई चीज़ जुड़ी है हमारे सीआरपीसी में, सिर्फ एनी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ था जो कि इंक्लूड करता है मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन अब न्यू जुड़ा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। ये हमारे सीआरपीसी में मोबाइल फ़ोन जो टर्म है वो नहीं दिया हुआ था, लेकिन हमारे पीएनएसएस में मोबाइल फ़ोन टर्म दिया हुआ है। तो ये भाई नया है तो आ सकता है। अब 2 में यहाँ बोला जा रहा है कि जो भी ऑफिसर मतलब इन द चार्ज जो इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के द्वारा जो भी रिपोर्ट यहाँ पे तैयार की जाएगी उसको फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट फोर्टनाइटली टू द मजिस्ट्रेट। यानी फोर्टनाइटली मतलब होता है कि 14 डेज के अंदर जो डेली डायरी में जितना भी पुलिस ऑफिसर ने लिखा होगा कि हमारे यहाँ ये एफआईआर आया है, इन इन चीज़ों पे मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है, तो ये सारी चीज़ें हमारी डेली डायरी में लिखी जाती हैं, है ना। तो डेली डायरी हर 14 डे मतलब एक तरह से बोला जाए तो हर 15वें दिन मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, एक तरफ से उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि हाँ हमारे पुलिस स्टेशन में काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे हुए हैं। तो एक तरफ से ये भी वही है कि पुलिस ऑफिसर के काम को एक नज़र और पढ़ने के लिए ये हमारे लॉ में जोड़ा गया है नया। अब यहाँ पे 3 जो है ये न्यूली एडेड है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब ये न्यूली एडेड है, इसमें क्या बोला जा रहा है, ऑन रिसीट ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस विच इज़ मेड पनिशेबल फॉर 7 years और मोर। यानी अगर ऑन रिसीट कोई इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस ऑफिसर को, यानी ऑफिसर इंचार्ज, अगर पुलिस ऑफिसर यहाँ मेरे मुंह से निकल रहा है तो ऑफिसर इंचार्ज ही उनको समझिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे वर्ड ऑफिसर इंचार्ज ही यूज़ किया गया है। ठीक है, तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड है जिसका जो पनिशमेंट है वो 7 साल या उससे ज़्यादा की है, तो ऐसी कंडीशन में जो वहाँ के इंचार्ज होंगे, यानी जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होंगे, वो क्या करेंगे, shall within a period of 5 years by the state government cause a forensic expert। यानी उनको एक तरफ से 5 साल के अंदर, यहाँ पे एक डेट दी हुई है, नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक डेट यहाँ पे दी जाएगी पुलिस ऑफिसर को कि 5 साल के अंदर वो जितने भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं इन सब का मतलब अपने पुलिस स्टेशन में बढ़िया ब्यौरा करके रखें, ताकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है जिसका पनिशमेंट 7 साल या उससे ज़्यादा की होती है, तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ पे ये इंश्योर किया जाएगा कि पुलिस ऑफिसर फॉरेंसिक रिपोर्ट एक तैयार करें, यानी जितने भी जो वहाँ पे स्पॉट होंगे उनको एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए, और वहाँ पे फॉरेंसिक एविडेंस जो है वो भी कलेक्ट किया जाएगा। एक तरफ से वही चीज़ है कि फॉरेंसिक पहले ज़्यादा नहीं चलता था, या चलता भी था तो वो हमारे लॉ में नहीं लिखा था, लेकिन इसमें एक्सप्रेसली लिख दिया गया है कि अगर कोई क्रिमिनल केस है जो कि 7 साल से ऊपर, एक तरफ का हम बोल सकते हैं कि हीनियस केस लाइक मर्डर, ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो वहाँ पे फॉरेंसिक साइंस का बहुत बड़ा स्कोप यहाँ पे बताया गया है। और ये चीज़ें 5 साल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट अपने हर पुलिस स्टेशन में ये चीज़ें जो है मतलब ये चीज़ें प्रोवाइड कराएंगी। तो ये हो गया हमारा सबसेक्शन नंबर 3। बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा फॉरेंसिक रिपोर्ट ये पहले नहीं था, अब है, तो ये में भी पूछा जा सकता है। फिर आते हैं 177 जो बात करता है रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, यानी जो हमारा रिपोर्ट ये बना है ऑकरेंस रिपोर्ट इसको हम कहते हैं।
ये जो बना है ये सबमिट कैसे होता है, तो एवरी रिपोर्ट सेंड टू द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 176 शैल विद द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट बी सबमिटेड थ्रू सच सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। तो जितने भी रिपोर्ट होंगी वो मजिस्ट्रेट को सेंड की जाएंगी और सबमिटेड किसके थ्रू किया जाएगा, यहाँ पे सुपीरियर ऑफिसर जो होंगे उनके द्वारा यहाँ पे उस चीज़ को सबमिट किया जाएगा। सेकंड भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये बताया गया कि ट्रांसमिट द सेम विदाउट डिले, मतलब जितने भी चीज़ें होंगी रिकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस रिपोर्ट वगैरह विदाउट डिले उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 178 बात करता है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन और एक तरफ से जो हमारी इंक्वायरी होती है उसके बारे में बात कर रहा है 178 सॉरी। तो ये बात कर रहा था मजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग अ रिपोर्ट। तो जो मजिस्ट्रेट हैं जिनको 176 के अंदर एक अकरेंस रिपोर्ट रिसीव हुई है में, यहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन बताया गया है, डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन और इफ ही थिंक्स फिट एट वंस प्रोसीड और डिप्यूट एनी मजिस्ट्रेट सब ऑर्डिनेट टू प्रोसीड होल्ड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो यहाँ पे उनको जब रिपोर्ट मिलेगी 176 की, यानी एक पूरा ऑन द स्पॉट जाके जो मजिस्ट्रेट वहाँ पे जितने भी एविडेंसेस मिलेंगे उनको कलेक्ट करके डेली डायरी वाला सारा जो रिपोर्ट तैयार करके जो मजिस्ट्रेट के सामने भेजा जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसमें अभी भी कुछ बचा है या अभी भी कुछ इसमें घपला हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन दे सकते हैं अपने सब ऑर्डिनेट को। और इसके अलावा वो या तो वो इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन देंगे पुलिस ऑफिसर को, या तो दूसरा जो है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाएंगे खुद से या तो अपने जो उनके सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट होंगे उनसे। 179 यहाँ बात करता है पुलिस ऑफिसर। जो मैं इसमें जो कीवर्ड्स हैं आई होप कि आपने वो मार्क कर लिया होगा। तो एग्ज़ाम में भाई पूरा तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, मेंस में आने का पूरा चांस है, लेकिन प्री में या तो इंडेक्स बेस पे आता है या तो जो न्यूली चेंज हुआ है, लाइक क्या मोबाइल फ़ोन ऐड है, हाँ ऐड है, ठीक है। फोर्टनाइटली का मतलब क्या होता है, डेली डायरी कौन से दिन में मजिस्ट्रेट को देना होता है, कितने दिन में मजिस्ट्रेट को देना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्री में आने की चांसेस हैं, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। 179 बात करता है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। तो यहाँ पे अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस के बारे में बात की जा रही है, जो कि हमारा 160 में था हमारा पहले CRPC में, वही चीज़ अब हमारा 179 में आ गया है। तो यहाँ पे एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, मतलब कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इस चैप्टर में, मे बाई ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर द अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ ऑफ एनी पर्सन बीइंग विद इन द लिमिट ऑफ हिज ओन और एनी एडजॉइनिंग स्टेशन। तो यहाँ पे जो मतलब उस केस से रिलेटेड, उस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड अगर पुलिस ऑफिसर को कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ ये पर्सन विटनेस बनने लायक है या इससे पूछताछ करनी ज़रूरी है ताकि मैं इन्वेस्टिगेशन को फर्दर मतलब इम्पोर्टेंस दे सकूँ या मुझे और ज़्यादा एविडेंसेस मिल जाएंगी, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को ये पावर दी हुई है कि वो किसी भी पर्सन को एज अ विटनेस बुला सकते हैं पुलिस स्टेशन और उनसे रिकॉर्ड करवा सकते हैं, यानी उनसे पूछताछ कर सकते हैं कि भाई बताओ तुम्हारे इलाके में क्या क्या हुआ, तुम वहाँ खड़े थे, तुमने क्या क्या देखा, इस टाइप का जो होता है, ठीक है। फिलहाल ये एविडेंस के रूप में नहीं यूज़ होगा, लेकिन इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे प्रोवाइजो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों प्रोवाइजो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर और अबव 60 ईयर, यानी 15 साल से छोटा लड़का, यानी मेल का मतलब पुरुष, यानी ऐसा पुरुष जिनकी एज 15 ईयर से कम है और 60 साल से ऊपर है, यानी या तो एक माइनर होगा, बच्चा होगा, या तो एक बुढ़ापा इंसान होगा। अगर ये एज डिफरेंस का कोई भी इंसान है, या तो वुमेन, अब वुमेन है तो एनी वुमेन, यहाँ पे आपको कोई भी एज डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा होगा। और ये चीज़ें एग्ज़ाम में कंफ्यूज करती हैं, उसमें लिखा होगा है कि 18 साल से कम वुमेन्स, 15 साल से कम वुमेन्स, या मतलब माइनर चाइल्ड वुमेन करके ऐसे लिखा होता है, तो नहीं, एनी
एज, ठीक है, यहाँ पे वुमेन की कोई एज नहीं दी हुई है, तो सारे वुमेन्स और या तो कोई ऐसा पर्सन जो कि मेंटली या फिजिकली डिसेबल हो, यानी PWD, तो ऐसे पर्सन को नहीं बुलाया जाएगा पुलिस स्टेशन में। और पुलिस क्या करेगी, पुलिस ऑफिसर वहाँ पे खुद जाके वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी एज एन मतलब विटनेस के रूप में। अगर उनको इन पर्सन का करना है एग्जामिनेशन, तो वो खुद जाएगी उनके रेजिडेंस तक, ना कि उनको पुलिस थाने बुलाएगी। ये चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। अब यहाँ पे प्रोवाइजो नया जोड़ा है, तो इसमें क्या क्या बताया जा रहा है कि प्रोवाइडेड फर्दर if such person is willing to attend at the police station, such person may be permitted to do so। तो वही चीज़ भाई, ऐसा कुछ पत्थर की लकीर नहीं है कि 15 साल से लेकर 60 साल के जो मतलब इंसान है या कोई भी वुमेन है, वो भाई पुलिस है तो बुला रही है तो जा ही नहीं सकती। तुम एज अ विटनेस भी तुमको नहीं जाना है ना, तब तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि ठीक है, अगर कोई वुमेन है या कोई मतलब 60 एज से एबव कोई अगर पर्सन है या मेल पर्सन है, अगर वो चाहते हैं कि भाई मैं हष्ट पुष्ट हूँ, मैं जा सकता हूँ पुलिस स्टेशन, तो वो जा सकते हैं, उनको रोका नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें नई थी, पहले नहीं थी हमारे यानी CRPC में नहीं था, तो इसको याद रखिएगा। ये हो गया हमारा 179। अब यहाँ पे रीजनेबल एक्सपेंसेस के बारे में बात किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है ये पुलिस ऑफिसर के द्वारा पेमेंट की जाएगी। अब आते हैं एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। तो 180 एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस है जो कि हमारा 161, चाहे हमारा CRPC बोलता था 161, हम कई बार ऐसे भी एग्जामिनेशन में सुनते हैं कि क्या 161 का जो एग्जामिनेशन होता है वो एविडेंस के रूप में ट्रायल में काम आता है कि नहीं आता है। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें इसमें से बहुत सारी पूछी जाती हैं। लाइक 161 का जो 180 का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, जैसे वो एविडेंस के लिए नहीं यूज़ होता है, लेकिन उसको कॉन्ट्राडिक्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसी सारी चीज़ें हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी हो, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब more and more, and thank you for being here for me and for you also। so प्लीज़ बहुत सारा शेयर करिए, और ऐसे मेरा मोटिवेशन बना रहता है, और मतलब मेरा वही चीज़ ना, मोटिवेशन बना रहता है। तो भाई मतलब पढ़ाने, क्लास बनाने में भी अच्छा लगता है कि हाँ, थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के क्लास बनाओ, क्योंकि कोई है जो वेट कर रहा है। तो आई होप कि आपको मेरी क्लासेस बहुत अच्छी लगी हों, और अगर आपको कोई सजेशन देना हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो, उसके लिए मेरे कमेंट्स सेक्शन हमेशा ओपन है। आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस और अपना सजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा बी प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, और जल्दी से जल्दी जज बनो। एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट।